सरप्राइजिंगली थॉर लव एंड थंडर में इतनी सारी मिस्ट्रीज और प्लॉट होल्स है जिन्हें कुछ भी करके एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इस वास्ट रेट से एक्सपेंडिंग मार्वल के फेज 4 में ऐसे बहुत सारे सुपर हीरोज और इवन एंटिटीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं जिनकी पावर लेवल्स बहुत ही ज्यादा वेरी करती है। जहां एक तरफ इनको इकट्ठा किया जा रहा है फ्यूचर के एमसीयू के स्ट्रॉन्गर विलन्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, वहीं ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी उठाता है कि पास्ट के इवेंट्स में उनका यूज क्यों नहीं किया गया। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस और लूप होल्स थॉर लव एंड थंडर में एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बात करूंगा थॉर लव एंड थंडर के बिगेस्ट प्लॉट होल्स के बारे में और साथ ही कोशिश करूंगा उन प्लॉट होल्स के आंसर्स ढूंढने की भी, लेकिन इन आंसर्स के सही होने की गारंटी मेरी नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। थॉर लव एंड थंडर में वर्दी का मतलब क्या है? मार्वल कॉमिक्स की तरह एमसीयू में भी म्योनिर के वर्दीनेस एन्चेंटमेंट को इसी तरह डिफाइन किया गया है कि जो पर्सन सेल्फलेस होने की वजह से वर्दी होगा वही सिर्फ म्योनिर को उठा के थॉर की पावर्स पा सकता है। यही रीजन था कि जब अवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन अमेरिका म्योनिर को उठा पाया तो उस मूवमेंट की वैल्यू फैंस के लिए बहुत ज्यादा रही। लेकिन थॉर लव एंड थंडर में थॉर के कहे हुए कुछ वर्ड्स की वजह से म्योनिर के इस वर्दीनेस वाले एन्चेंटमेंट को ही चेंज कर दिया। यानी कि एक फ्लैशबैक सीन में थॉर का म्योनिर से ये प्रॉमिस लेना कि वो हमेशा जेन को प्रोटेक्ट करेगा एक न्यू एन्चेंटमेंट के रूप में हैमर पे छप गया। और जब जेन कैंसर की वजह से मरने वाली थी तो म्योनिर ने उसे सीख किया और उसे उठाते ही वो बन गई द माइटी थॉर। लेकिन एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज कि जेन फॉस्टर म्योनिर को उठाने के लिए क्या एक्चुअल में वर्दी है वो क्लियर ही नहीं की गई। इसी क्वेश्चन के साथ एक और कनेक्टिंग क्वेश्चन है कि म्योनिर ने 6 महीने क्यों वेट की। स्पेस ट्रेवल के दौरान जेन थॉर को बताती है कि उसे स्टेज 4 कैंसर है जिसका कुछ क्योर नहीं है। साथ ही वो यहाँ ये भी कहती है कि उसे ये चीज पिछले 6 महीने से पता थी, लेकिन वो थॉर को बताना नहीं चाहती थी। अब ये बात जेन को तो 6 महीने से ही पता है, लेकिन उसके इस कंडीशन के बारे में म्योनिर जैसे एक मैजिकल वेपन को पहले से ही पता होना चाहिए था। तो फिर ऐसा क्या रीजन था कि म्योनिर ने वेट किया जेन फॉस्टर को स्टेज 4 कैंसर तक पहुंचने का, इससे पहले कि वो उसे अपनी पावर्स से माइटी थॉर बनाता। ऑफ कोर्स इतना कुछ करने के बावजूद भी म्योनिर जेन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था और वो फिर भी कैंसर से मरने वाली ही थी। लेकिन इस चीज का रीजन कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि म्योनिर ने लास्ट मोमेंट की वेट क्यों की। म्योनिर उठाने पे कैप्टन अमेरिका को न्यू कॉस्ट्यूम क्यों नहीं मिली? मूवी में थ्रू आउट जेन फॉस्टर की माइटी थॉर वाली कॉस्ट्यूम मैच करती दिखी मार्वल कॉमिक्स की माइटी थॉर वाली कॉस्ट्यूम से ही। लेकिन अवेंजर्स एंड गेम में जब कैप्टन अमेरिका ने खुद को वर्दी प्रूव करते हुए म्योनिर को उठाया था तो म्योनिर ने स्टीव रॉजर्स को ऐसा कॉस्ट्यूम मेकओवर क्यों नहीं दिया? ऑल्दो शायद ये इतना बड़ा लूपहोल नहीं है क्योंकि थॉर लव एंड थंडर में हमें थॉर को भी उसके कॉस्ट्यूम चेंज करते हुए दिखाया गया है। जब थॉर न्यू असगार्ड पे फाइट के बीच फर्स्ट टाइम द माइटी थॉर को देखता है उसी के सिमिलर कॉस्ट्यूम पहने हुए, तो वो इंस्टेंटली अपनी न्यू कॉस्ट्यूम में अपग्रेड कर लेता है, जो इस तरफ हिंट देता है कि थॉर की पावर्स के साथ ही आती है ये असगार्डियन आर्मर स्विच कर पाने वाली पावर्स भी। और क्योंकि कैप्टन अमेरिका के पास ऑलरेडी उसकी सुपर हीरो वाली कॉस्ट्यूम थी तो उसे जरूरत नहीं थी एक न्यू असगार्डियन मेकओवर वाली कॉस्ट्यूम की। लेकिन जब जेन फॉस्टर एक सुपर हीरो में चेंज हुई तो उसे असगार्डियन आर्मर वाली एक न्यू कॉस्ट्यूम मिल गई। थॉर ने अपनी पावर्स एमसीयू में पहले क्यों नहीं शेयर की है? क्लाइमैक्स की फाइनल बैटल से पहले हम थॉर को अपनी पावर्स सभी बच्चों में शेयर करते हुए देखते हैं और नोटेबली इन बच्चों में सभी सिर्फ असगार्डियन नहीं थे, जो इसी तरफ हिंट देता है कि थॉर अपनी पावर्स किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। और इवन दो ये क्लाइमैक्स बैटल में बहुत हेल्पफुल साबित हुआ, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी इवेंट्स थी जहां थॉर ऐसी पावर्स यूज कर सकता था। तो फिर थॉर ने एमसीयू में पहले अपनी पावर्स क्यों नहीं शेयर की है? इस क्वेश्चन को मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था जिसमें बहुत सारे आंसर्स ये आ रहे थे कि ये पॉसिबल हुआ ज़ूस के थंडरबोल्ट की वजह से। और जहां एक हद तक ये मैं मानता हूँ कि थंडरबोल्ट थॉर की पावर को चैनलाइज करने का एक मेथड रहा, लेकिन वो अपनी पावर्स शेयर कर पाया एक एन्चेंटमेंट की मदद से, जो करते हुए इससे पहले सिर्फ उसके फादर ओडिन को दिखाया गया है। और शायद ओडिन के मरने के बाद और अपने इतने सारे सालों के वॉर एक्सपीरियंस के बाद शायद अब जाके थॉर वर्दी हो पाया है इस तरह की पावर्स अनलॉक करने के लिए। थॉर की इनिशियल जर्नी में थॉर की पावर्स सिर्फ म्योनिर के साथ रिलेटेड दिखाई गई थी, लेकिन थॉर रैग्नारॉक में उसका म्योनिर डिस्ट्रॉय होने के बाद फाइनली थॉर ने रियलाइज किया कि उसकी पावर्स उसके अंदर ही है और उन्हें यूज करने के लिए उसे सिर्फ वेपन की ही जरूरत नहीं है। और शायद अब जाके थॉर ने ऐसा ही कोई नेक्स्ट लेवल अनलॉक कर लिया है, जो रीजन था कि वो अपनी पावर्स इन बच्चों के साथ यहाँ शेयर कर पाया। मार्वल कॉमिक्स में ओडिन की डेथ के बाद थॉर ने ओडिन फोर्स गेन कर ली थी और साथ ही वो बन गया था असगार्ड का न्यू ऑल फादर। शायद ऐसा ही कुछ थॉर रैग्नारॉक की इवेंट्स के बाद हो चुका है, लेकिन थॉर अभी भी उस चीज से अवेयर नहीं है और फिलहाल अनएक्सप्लेन्ड इस लूपहोल को फ्यूचर की इवेंट्स में जरूर एक्सप्लेन किया जा सकता है।
थैनोस एटर्निटी के पास क्यों नहीं गया? मार्वल के फर्स्ट तीनों फेजेस में थैनोस का सिर्फ एक गोल रहा, सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके गॉन्टलेट के थ्रू स्नैप करना ताकि वो इस वर्ल्ड की हंगर्स और रिसोर्सेज शॉर्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके आधी दुनिया को डस्ट करके। लेकिन थॉर लव एंड थंडर में ये एक्सप्लेन किया गया है कि एटर्निटी तक सबसे पहले पहुंचने वाले को मिलेगी उसकी एक विश, यानी कि अगर थैनोस इटर्निटी तक सबसे पहले पहुंच जाता तो यही चीज वो एक विश के थ्रू कर सकता था। तो फिर थैनोस ने ऐसा क्यों नहीं किया? अब अगर ये मान ले कि थैनोस ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे इटर्निटी के बारे में पता ही नहीं था और ये चीज शायद सिर्फ गॉड्स को ही पता थी, स्पेशली असगार्डियन गॉड्स को। इसका मतलब है कि थॉर और वेलकरी को भी इसके बारे में पता होना चाहिए था। तो अवेंजर्स एंड गेम की इवेंट्स के दौरान वो दोनों इस सॉल्यूशन के साथ क्यों नहीं आए? इस चीज का आंसर हमें शायद फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्लॉट पॉइंट से रिलेटेड है और मार्वल के फर्स्ट तीनों फेजेस इन्फिनिटी स्टोन्स के अराउंड बिल्ड थे, जो मोस्ट प्रोबब्ली रीजन है कि एटर्निटी को तब एक्सप्लेन नहीं किया गया। MCU में गॉड्स को मारने के लिए नेक्रोसॉर्ड की क्या जरूरत है? मार्वल कॉमिक्स में गॉर का वेपन नेक्रोसॉर्ड एक बहुत ही पावरफुल वेपन था, एक ऐसा वेपन जो गॉड्स को मारने की काबिलियत रखता था। और कॉमिक्स के इसी एडेप्टेशन को थॉर लव एंड थंडर में देखना काफी एक्साइटिंग था। लेकिन एक चीज क्लियर नहीं हुई, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में गॉड्स को मारने के लिए इतने पावरफुल नेक्रोसॉर्ड की क्या जरूरत है? थॉर रैग्नारॉक और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में पहले भी हम देख चुके हैं बहुत सारे गॉड्स को मरते हुए, वो भी अलग अलग वेपन से। तो स्पेशली नेक्रोसॉर्ड को हाईलाइट करके गॉड किलर वेपन के रूप में दिखाना इतना इफेक्टिव प्रूव नहीं हुआ। MCU के वलहला में पहुंचने का तरीका क्या है? मूवी के क्लाइमैक्स में जेन के सैक्रिफाइस और उसकी डेथ के बाद उसे स्टारडस्ट में टर्न होते हुए दिखाया गया और एंड क्रेडिट से हमें ये पता चला कि जेन पहुंच गई है वलहला में। इसी तरह की स्टारडस्ट में टर्न हुआ था थॉर का फादर ओडिन भी, जो ऑफ कोर्स एक असगार्डियन गॉड था। तो क्या इसका मतलब ओडिन भी वलहला में है? थॉर लव एंड थंडर की ही इवेंट्स के दौरान थॉर को लेडी सिफ को ये बताते हुए दिखाया गया कि वलहला में सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जो बैटल में मारे जाते हैं, लेकिन ओडिन तो बैटल में मारा नहीं गया, तो फिर वो स्टारडस्ट में टर्न क्यों हुआ? वहीं जो इन्फिनिटी वॉर्स की इवेंट्स के दौरान बैटल में एक्चुअल में मारे गए थे, जिनमें हेमडाल और लोकी आते हैं, वो स्टारडस्ट में टर्न नहीं हुए, जबकि वो तो बैटल के दौरान मारे गए थे और उन्हें जरूर जाना चाहिए था वलहला में। इनमें से हेमडाल को हमें एंड क्रेडिट्स में जरूर दिखाया गया, तो इसका मतलब है कि शायद लोकी भी वलहला में है। लेकिन जो कंफ्यूजिंग टर्म थॉर ने पहले यूज किया कि बैटल के दौरान ही मारे गए लोग वलहला में जाते हैं, या तो मार्वल इस कंसेप्ट को पहले भूल गया था या फिर थॉर को ही इसकी डिटेल पूरी तरह नहीं पता। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस है जो शायद MCU के फ्यूचर के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनकी सेंस नहीं बनती, इसलिए यहाँ पर मेंशन करना मुझे जरूरी लगता है। वेलकरी की फ्लाइंग हॉर्स का सीक्रेट क्या है? थॉर रैग्नारॉक के फ्लैशबैक सीन में दिखाए जाने के बाद वेलकरी के फ्लाइंग हॉर्स पेगासस को फिर से नहीं दिखाया गया और वो सीधे हमें दिखा अवेंजर्स एंड गेम में 5 साल बाद की इवेंट्स में। अब इस पोर्टल ओपन कर पाने वाले हॉर्स के बारे में ना ही अवेंजर्स एंड गेम में कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, ना ही थॉर लव एंड थंडर में। ऑल्दो यहाँ उसे हाईलाइट जरूर किया गया कि वो पोर्टल्स ओपन कर सकता है क्योंकि उसका यूज करने वाली थी माइटी थॉर मूवी के क्लाइमैक्स के सीन में। तो ऑल्दो यहाँ पर पेगासस का एक इंपॉर्टेंट रोल जरूर था, लेकिन उसकी डिटेल्स और अनएक्सप्लेन्ड हिस्ट्री एक लूप होल ही रहता है। इसी तरह की कुछ कंफ्यूजिंग और अननोन मिस्ट्री है कोर्ग के बैकग्राउंड के बारे में। थॉर रैग्नारॉक में थॉर के साथ एक डिस्कशन में कोर्ग बात करते दिखा था अपनी मदर और उसकी मदर के बॉयफ्रेंड के बारे में जिन्हें वो हेट करता है। मार्वल कॉमिक्स में कोर्ग की स्पीशीज ऑल मेल्स हैं और थॉर लव एंड थंडर में भी इस चीज का कंफर्मेशन मिलता है जब वो बात करते दिखता है अपने 2 डैड्स के बारे में। तो फिर थॉर रैग्नारॉक में कोर्ग जिस मदर की बात कर रहा था वो कौन थी, ये एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है। तो गाइज ये थे वो सभी क्वेश्चंस जो मूवी में मुझे अनआंसर्ड और प्लॉट होल्स के रूप में दिखे। अगर आपने भी ऐसा कोई प्लॉट होल नोटिस किया है तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।